देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल पहुंचे और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोदी यहां 2 मिनट मौन भी रहे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रो बग्घी में कर्तव्य पथ के लिए रवाना हुए। 1984 के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रपति बग्घी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए रवाना हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो चीफ गेस्ट भारत के हैं। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी कि जननी है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। परेड कुछ देर में शुरू होगी और 90 मिनट तक चलेगी। 1500 महिलाएं और पारंपरिक पहनावे में परेड में लोक नृत्य करेंगी। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट जारी करेगा। पहली बार तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियों को इस बार महिलाएं लीड करेंगे। तीनों सेनाओं के कंटिजेंट का नेतृत्व भारतीय सेना के कैप्टन शरण्या राव करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी भी हिस्सा लेंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी कि महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर एयर डेविल स्टंट भी दिखाएंगे। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होगा। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल किए जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 थी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज है 26 जनवरी और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो आज हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का इतिहास है और क्यों इसे नाइट्रोजन चैम्बर में रखा गया है। मूल कॉपी का वजन लगभग 13 किलो बताया जाता है और इसे नाइट्रोजन चैम्बर में रखा गया है। और संविधान को लिखने में 432 नीब घिस गई थी। नीब यानी कि जो स्याही से चलने वाली कलम होती थी वो। क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान किसने लिखा है? कुछ लोगों के मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि इस सवाल का सही जवाब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। इनका पूरा नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। इन्होंने संविधान लिखने के लिए कितने रुपए लिए थे, इस पर अगर हम बात करें तो इन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। जबकि संविधान का जो निर्माण हुआ था इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था और संविधान सभा नाम की एक समिति थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन अध्यक्ष होने के नाते भीमराव अंबेडकर को इसका निर्माता माना जाता है और इसका श्रेय दिया जाता है। बात करते हैं नेहरू की गुजारिश पर लिखा गया था क्या भारतीय संविधान, और कोई भी फीस नहीं ली गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद कैलीग्राफर प्रेम बिहारी से संविधान की मूल कॉपी लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। बात ये थी भाई कि ये जो प्रेम बिहारी हैं इनको तो ऐसा मौका मिला था कि उनका नाम पूरे भारत के इतिहास में अमर होने वाला था। तो पैसा क्या मायने रखता है। बस यही कहा, एक पैसा भी नहीं, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूँगा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके दादाजी भी इसमें इतिहास में दर्ज हो जाए। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट यानी कि लागू किया, उसको माना। हालांकि कानूनी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन हम सब रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। भारत के संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी में 1,17,369 शब्द हैं, जिसमें 444 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 22 चित्रों की रोचक कहानियां हैं। इन चित्रों की कहानियां भी हम आपको आज बताने वाले हैं। काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज यानी कि भगवान शिव, पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते राम, सीता और लक्ष्मण, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान कृष्ण और मुगल दरबार में बैठा
बादशाह अकबर, ये सभी चित्र हमारे संविधान की मूल कॉपी में उकेरे गए हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ 4 साल में 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान सजाया। उन्हें 21,000 रुपये का मेहनताना दिया गया। चित्रों की वजह भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इन चित्रों पर संविधान सभा में बहस भी हुई। दरअसल कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि संविधान में अगर राम, सीता, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे चित्र होंगे तो वह पंथ निरपेक्ष कैसे। इस पर सदस्यों के बीच बहस हुई और आखिरी वोटिंग से तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द ही संविधान का हिस्सा होंगे, चित्र नहीं होंगे। यानी कि जो चित्र बने हैं वो संविधान का हिस्सा नहीं होंगे, उसमें लिखे शब्दों को संविधान का हिस्सा माना जाएगा, ऐसा संविधान में माना गया। संविधान का कवर जो है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, उसे आप देखेंगे तो आपके मन में कुछ अजीब सी हलचल होगी और आपको अच्छा लगेगा। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है, यानी कि उसके पृष्ठ पर फूल ही फूल दिखाई देंगे। यह अजंता की भित्ति चित्र शैली है। इसके बीचों बीच लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उस पर भारत का जो लोगो होता है, यानी कि भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह भी लगा हुआ है, जिसे सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। सिंधु घाटी से भी जुड़ी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल का चित्र उकेरा गया है। बैल का नाम है जेबू, ठीक है। तो इस बैल का भी चित्र संविधान में उकेरा गया है, जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से है। जेबू बैल को समूह के एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता था, जो अपने लोगों की हिफाजत करता था, यानी कि ये अपने झुंड के अन्य बैलों की, गायों की रक्षा करता था, उनके बच्चों की रक्षा करता था। साथ ही साथ संविधान में गुरुकुल आश्रम में शिक्षा लेते हुए बच्चों को भी दर्शाया गया है। संविधान के भाग 2 नागरिकता की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। उस समय तक अग्नि, इंद्र और सूर्य की पूजा करना आम जीवन में शामिल हो चुका था। साथ ही साथ संविधान के भाग 3 की शुरुआत राम, सीता, लक्ष्मण से हुई है। पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। यह पेज नंबर 6 पर स्थित है। गीता ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण का जो रूप उसमें चित्रित किया गया है, संविधान के भाग 4 की शुरुआत में कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है। इसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। इस भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बताए गए हैं। यह पेज नंबर 17 पर है। महात्मा बुद्ध का भी चित्र इसमें लगाया गया है। संविधान के भाग 5 की शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। इस चित्र में बुद्ध लोगों को ज्ञान देते दिखाई दे रहे हैं। इस भाग का नाम है संघ। यह पेज नंबर 20 पर स्थित है। महावीर स्वामी का भी चित्र अंकित किया गया है। संविधान के भाग 6 की शुरुआत 24वें जैन तीर्थकर महावीर से हुई है। इस भाग का नाम है राज्य, यानी कि पहली अनुसूची के भाग क के राज्य। यह संविधान का पेज नंबर 63 है। चित्र में महावीर ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। संविधान के भाग 7 की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से हुई है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। इस भाग का नाम है राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। यह पेज नंबर 98 पर स्थित है। इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। सीता की तलाश में हनुमान जी जब समुद्र के उस पार जाते हैं, उस चित्र को भी पेज नंबर 102 पर उकेरा गया है। संविधान के भाग 8 की शुरुआत हनुमान के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य, यानी कि पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य है। यह पेज नंबर 102 पर है। चित्र में हनुमान सीता की तलाश में उड़ते हुए समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर जा रहे हैं। संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से होती है। इस भाग का नाम पहली अनुसूची के भाग घ में शामिल राज्य क्षेत्र हैं। यह पेज नंबर 104 पर स्थित है। चित्र में विक्रमादित्य सिंहासन 32 पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। देश की सबसे बड़ी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय। संविधान के भाग 10 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। यह पेज नंबर 105 पर है। करीब 800 साल पहले नालंदा शिक्षा का ग्लोबल सेंटर था और अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजा भरत का भी चित्र अंकित किया गया है, जिनके नाम पर भारत का नाम रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंधों को उजागर किया गया है। यह पेज नंबर 106 पर स्थित है। यह उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ दिखाई पड़ते हैं।
नटराज भगवान शिव का भी चित्र आपको दिखाई देता है। कहाँ पर? भारतीय संविधान में। संविधान के भाग 12 में नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। यह पेज नंबर 113 पर है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। गंगा अवतरण का भी दृश्य दिखाया गया है। संविधान के भाग 13 के चित्र में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां शेषनाग, भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को दिखाया गया है कि किस प्रकार भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आया था। इस भाग का नाम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। यह पेज नंबर 130 पर स्थित है। मुगल दरबार में बादशाह अकबर की भी चित्र उकेरे गए हैं। संविधान के भाग 14 में अकबर का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह पेज नंबर 132 पर है। भाग 14 पेज नंबर 132। इस चित्र में अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए, पीछे चमर डुलाती महिलाएं नजर आती हैं। शिवाजी और गुरु गोविंद के चित्र संविधान के भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। यह पेज नंबर 141 पर है। यह पहला पन्ना है जिस पर दो चित्र एक साथ आपको दिखाई देते हैं। संविधान के भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के भी चित्र बने हैं। इस भाग का नाम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 144 पर है। संविधान के चित्रों में यह ब्रिटिश काल शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि झांसी की रानी का भी चित्र इसमें उकेरा गया है। महात्मा गांधी का चित्र संविधान के भाग 17 में बना है। बापू नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। इस भाग का नाम है आधिकारिक भाषा। यह पेज नंबर 149 पर स्थित है। संविधान के भाग 18 का नाम आपात उपबंध है। यह पेज नंबर 154 पर है। बंटवारे से पहले महात्मा गांधी चटगांव के नोआखाली में दंगे शांत कराने गए थे। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संविधान के भाग 19 पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम प्रकीर्ण है। यह पेज नंबर 160 पर है। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर बना हुआ आपको दिखाई देता है। हमारे भारत की शान, आन बान शान हिमालय पर्वत को भी संविधान में स्थान प्राप्त है। संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत का चित्र बना है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। यह पेज नंबर 167 पर है। इस चित्र से संविधान में देश की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू होता है। साथ ही साथ संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 168 पर है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्रों की भी बात की जाए तो संविधान में समुद्र को भी जगह दिया गया है। संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन है। यह पेज नंबर 181 पर बना है। चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक हैं। संविधान के बैक कवर में सुनहरे रंग का पुष्पहार बना है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी 2024 के परेड में सेना अपनी क्या क्या ताकत दिखाने वाली है, जो स्वदेशी ताकत होने वाली है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। भारत का नया संविधान लागू होने की खुशी में इसे राष्ट्रीय त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया गया, जिसमें मिलिट्री परेड भी हुई और तभी से यह परेड गणतंत्र दिवस का अटूट हिस्सा बन गई। 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की परेड कुछ खास होंगे। आमतौर पर परेड में विदेशी हथियार शामिल होते थे। इस बार दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों को भी देखेगी। आसमान में प्रचंड हेलीकॉप्टर, जमीन पर T-90 भीष्म टैंक और मिसाइल लॉन्चिंग के लिए पिनाक वेपन सिस्टम जैसे तमाम हथियार होंगे। 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ान भरने वाला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। इसे भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर बनाया है। प्रचंड की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई 15.5 फीट है, लंबाई 51.10 फीट है, कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर है, उड़ान भरने की क्षमता 3.15 घंटा है। उड़ान भरने की स्पीड की बात करेंगे तो 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और 20 mm की तोप हथियारों के लिए अन्य
4 अन्य हार्ड पॉइंट इसमें है, यानी कि इसमें हथियार इसमें हो सकते हैं। 1999 में कारगिल जंग के समय भारतीय सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जिसकी मदद से पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन चलाया जा सके। इसके बाद भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर इस काम को शुरू किया। 2006 में HAL ने बताया कि वह ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाने का काम शुरू कर रहा है। 29 मार्च 2010 में इसका ट्रायल किया गया। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAF एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को एक LCH हेलीकॉप्टर दिया। इसी समय इसके एयरफोर्स में शामिल होने की घोषणा भी की गई। आधिकारिक तौर पर इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया। भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर की तुलना चीन के Z-10 और साउथ कोरिया के FA-50 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से की जाती है, लेकिन 16,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करने वाला यह दुनिया का इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जबकि 4 अन्य हथियार लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट बने हैं। इसमें दुश्मनों पर हमला करने के लिए 4 मिसाइल क्लस्टर बम या ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। भारत में जो बना पिनाक मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर अपनी स्पीड की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया, यानी कि जो पिनाक इसका नाम है भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसको रखा गया है। पिनाक की बात करें तो मैक्सिमम लंबाई इसकी 23 फीट 7 इंच है, डायमीटर यानी व्यास 8.4 इंच है, वजन 280 किलोमीटर है। स्पीड की बात करेंगे तो 5770 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेरिएंट की बात करेंगे पिनाक MK1, पिनाक MK2। क्षमता की बात करेंगे तो 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता है। रेंज की बात करेंगे तो 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 1981 में भारतीय सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की ज़रूरत हुई। 1986 में इस तरह की मिसाइल बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए DRDO को दिए गए। 1999 जंग में पिनाक पाकिस्तान सेना पर जोरदार हमला करने में कामयाब रहा। 2000 में पिनाक के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई। 19 अगस्त 2020 को पिनाक के नए वेरिएंट का पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यूक्रेन जंग में रूसी सेना को पीछे जाने को मजबूर करने वाले कई मॉडर्न हथियारों में से एक अमेरिकी हिमार्स मिसाइल भी है, लेकिन हिमार्स को भारत के पिनाक ने पीछे छोड़ दिया है। पिनाक की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि हिमार्स का 450 किलोमीटर है। इसी तरह पिनाक की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 12 रॉकेट है, जबकि हिमार्स की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 6 रॉकेट हैं। इन दोनों मामलों में अमेरिकी हिमार्स से भारत का पिनाक आगे है। 4 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगा सकती है। नाग की अगर हम बात करेंगे तो नाग जो है अचूक निशाना लगाने के लिए माना जाता है। इसकी लंबाई 6 फीट 1 इंच है, व्यास 7.9 इंच है, वजन लगभग 45 किलोमीटर है। स्पीड की बात करेंगे तो 828 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर है। नाग मिसाइल के बनाने की शुरुआत एक तरह से 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हो गई थी, और अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है। 1990 में इसका पहली बार सफल परीक्षण किया गया। किसका? नाग मिसाइल का। 2000 में रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल की मारक क्षमता को देखते हुए इसे भारतीय सेना के बड़े बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया। 2008 में भारतीय सेना के बेड़े में 443 नाग मिसाइल को शामिल करने का ऑर्डर DRDO को मिला था। 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के टारगेट पर अचूक हमला करने वाली यह सटीक मिसाइल बनी है। इस मिसाइल में 8 किलो तक विस्फोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के नाग मिसाइल की तुलना चीन के HJ-12 एंटी टैंक मिसाइल से की जाती है। HJ-12 4 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है, जबकि भारत की नाग मिसाइल 5 किलोमीटर की दूरी तक के दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। भारत ने रूस से 310 T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। 124 टैंक भारत ने रूस से सीधे तैयार करके मंगवाए थे, जबकि बाकी को यहाँ तैयार किया गया था। हम बात करेंगे T-90 भीष्म टैंक की, जो दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 7.28 फीट इसकी ऊंचाई है। लंबाई की बात करेंगे तो 21.2 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो है 12.40 फीट है, यानी कि वजन की बात करेंगे तो 46,000 किलोग्राम इसका वजन है। ऑपरेशनल रेंज की बात करेंगे तो 550 किलोमीटर तक धुआंधार गोला बारूद उड़ा सकता है।
रफ्तार की बात करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये दौड़ता है। क्रू कैपेसिटी की बात करेंगे तो 3 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अन्य मिसाइलें भी इसमें लॉन्च की जा सकती हैं। भारत ने इन टैंक्स का यूज अभी तक किसी भी जंग में नहीं किया है। हालांकि ये स्वदेशी टैंक चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए गए हैं कि इन दोनों को तो सबक सिखा के रहेगा ये अपना हथियार। चीन और पाकिस्तान के VT-4 की तुलना भारत के भीष्म टैंक से होती है। तेज रफ्तार चलने और आर्टिलरी के मामले में दोनों एक जैसे टैंक हैं। चीनी VT-4 की ऑपरेशनल रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर है, जबकि भारत के भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर से ज़्यादा है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 2 पायलट और 12 जवान इसमें बैठ सकते हैं। ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया है। अब इस हेलीकॉप्टर में भी हथियार लगाया जा रहा है, जिससे इसका इस्तेमाल जंग के दौरान किया जा सके। ध्रुव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई 16.4 फीट है, लंबाई 52.10 फीट है, कैपेसिटी 2 पायलट 12 जवान। कॉम्बैक्ट रेंज की बात करेंगे तो 630 किलोमीटर, उड़ान भरने की स्पीड 291 किलोमीटर प्रति घंटा और उड़ान भरने की मैक्सिमम हाइट जो है 20,000 फीट होती है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 107, नेवी के पास 14 और आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर वर्तमान समय में हैं। इनका मुख्य इस्तेमाल सेना अधिकारियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने या किसी हादसे या जंग की स्थिति में लोकेशन की जानकारी लेने के लिए किया जाता है। भारत के ध्रुव की तुलना चीन के हरबीन Z9 हेलीकॉप्टर से की जाती है। चीनी सेना का ये हेलीकॉप्टर भी वहाँ की थल सेना, वायुसेना और नेवी इस्तेमाल करती है। हालांकि चीन ने अपने इस हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक मिसाइल भी लगवाई हुई है। भारत भी ध्रुव के अपडेटेड वर्जन को हथियारों से लैस करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद ये Z9 को टक्कर दे सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गेम चेंजर होने वाला जो टैंक है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो BMP-2 टैंक है। भारत ने ये इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल रूस से मंगवाए हैं, लेकिन अब भारत इसे खुद से तेलंगाना के मेडक स्थित हथियार फैक्ट्री में बनाता है। BMP-2 की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 22 फीट है, ऊंचाई 8 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है, वजन 14,300 किलोग्राम है, ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है, रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्रू कैपेसिटी की बात करेंगे तो 3 चालक और 7 अन्य लोग, यानी कि 10 लोग इसमें आ सकते हैं। हथियार की बात करेंगे तो 30 mm मशीन गन इसमें लगी हुई है, 30 mm जिसे हम कह सकते हैं। इस टैंक में स्मोक ग्रेनेड और मिसाइल को सेट करके भी लॉन्च किया जा सकता है। यह टैंक 30 mm वाली मशीन गन से लैस होती है जो 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकती है। यह टैंक दिन रात किसी भी समय काम कर सकता है। BMP-2 टैंक के हल्के होने के कारण इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाना आसान होता है। इस व्हीकल को एयर लिफ्ट करना भी आसान होता है। इसी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा तैनाती चीन सीमा पर की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सके। भारत के BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की तुलना चीन के WZ-551 कॉम्बैक्ट व्हीकल से की जाती है। चीन के WZ-551 का वजन 16,000 किलोग्राम है, जबकि भारत के BMP-2 का वजन 14,000 किलोग्राम है। हल्का होने की वजह से यह पहाड़ी लड़ाई में चीनी WZ-551 की तुलना में भारतीय BMP-2 ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक और ट्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसे DRDO ने तैयार किया है इजराइल की मदद से। MR-SAM मिसाइल इसे कहा जाता है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो आर्मी वेपन सिस्टम से में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन राडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस होती है। MR-SAM की लंबाई 14 फीट है, व्यास 1.47 फीट है, वजन 275 किलोग्राम है। ऑपरेशनल रेंज की बात करेंगे तो 70 किलोमीटर इन एयर है। रफ्तार की बात करेंगे तो 2448 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। कितनी है फिर से सुनिएगा, 2448 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। यह इजराइल की खतरनाक मिसाइल बराक 8 पर आधारित है। भारत में DRDO ने इजराइल सेना की मदद से खुद इसे बनाया है। लॉन्चर सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर भी लगे होते हैं। इस मिसाइल पर 60 किलो तक हथियार लोड किया जा सकता है। परेड में अन्य स्वदेशी सैन्य साजो सामान भी शामिल हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे तो एडवांस सर्वर ब्रिज हो गया, स्वदेशी ड्रोन जैमर्स हो गए, इन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। इनको DRDO ने बनाया हुआ है।
इस प्रकार से हमने जाना भारत में 26 जनवरी 2024 में क्या क्या हो सकते हैं और उम्मीद है कि आपको चीज़ें जानकर अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य था आपको भारतीय संविधान को संरक्षित करने वाले उस चैम्बर की बात करना जिसमें नाइट्रोजन में रखा गया है कौन, भारतीय संविधान की मूल प्रति को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में साझा करिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।